Hello everyone, welcome to Dakshina E-Classroom program, and this is a revision lecture for alternating current or based on alternating current for NEET students. Okay, so few things about this chapter is that if you just look for your previous record, मतलब कि past previous year में कितने सालों में कब इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, then you will find in many years a lot of question has been asked from this chapter, so it has quite importance, and the weightage is also quite good. And another important thing is that is common to all chapters जो NEET क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, और NEET में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपने देखा होगा, अगर आपने पेपर्स देखे हैं, क्वेश्चन देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं जैसे IIT एडवांस में पूछे जाते हैं, वो थोड़े घुमाने वाले हिलाने वाले वैसे नहीं होते हैं। आपके पास क्या होते हैं, NEET के पास सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, कंसेप्ट क्लियर है, उसका एप्लीकेशन जस्ट अप्लाई करना आता है, यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर दैट। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम रहता है कंसर्न NEET स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ मैनेजिंग टाइम एंड स्पीड, क्योंकि यहाँ आपके पास डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं बट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और कम टाइम में सॉल्व करने होते हैं। दैट यू कैन मास्टर बाय सॉल्विंग many problem or as many problem as you can. Is it means practice? If you try do more practice, automatically your accuracy and your speed will improve. ठीक है ना? So the solution for your improving your speed and accuracy will be your practice. And for concept, you should listen it properly and understand how exactly we apply. That will help you in digesting and understanding the concept. Okay, so alternating current देखो है क्या basically? Current आपको समझ में आता होगा because every day we are encountering current. I mean we are seeing lot of application of current. You know actually right now it's not possible. Current power means it's same thing. Life can't be imagined without current, है ना? But यहाँ पे क्या होता है, जो current है ना, पावर सोर्स, दैट इज बेसिकली टू टाइप बेस्ड ऑन इट्स नेचर। तो एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमारे जो गैजेट्स हैं, मतलब स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, राइट, टैबलेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनमें वो बैटरी होती है, तो दे आर स्टोरिंग पावर एंड दे आर सप्लाइंग, सो दे वर्क ऑन DC सप्लाई। बट जो भी हमारे घरों में जो सप्लाई आती है पावर, दैट इज़ ए कम्प्लीटली, और इंडस्ट्रीज वगैरह में जहाँ भी एप्लीकेशन है वो सब AC। और जो नेचुरली इन द सेंस आई वुड से इट कि अपन नेचुरल एनर्जी से जो मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, पावर निकालते हैं, जनरेटर वगैरह, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ओनली AC। DC में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वी हैव DC कन्वर्टर्स के AC को DC में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नेचुरल जो अपन को जनरेटर वगैरह से मिलता है दैट इज़ AC। ठीक है ना? तो बस सिंपल टर्म्स के लिए कि AC और DC में क्या अंतर है, मतलब क्या है बेसिकली AC और DC। AC के लिए बहुत ज़रूरी है that the direction of current must be changing on a periodic time, is it, or regular interval of time। अब ये चेंज बहुत सारे तरीके से हो सकता है, जैसे एक ये एग्जांपल है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या है, दिस इज ए ट्रायंगुलर AC, ट्रायंगुलर AC। ऐसे ही ये एक इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या है, दिस इज रेक्टेंगुलर AC, रेक्टेंगुलर AC। ओके, एंड सिमिलरली तो बहुत सारे था, तो ये भी क्या है, AC है, बिकॉज हियर आल्सो डायरेक्शन इज चेंजिंग रेगुलरली, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर AC। एक रहता है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप, दिस इज आल्सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बेसिकली इस तरह से है, नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं सॉ टूथ। जो एक कटर होता है बेसिकली लकड़ी काटने वाला, उसको हैंड सॉ बोलते हैं, उसके टूथ्स इस तरह के होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सॉ टूथ। AC उस पैटर्न में होता है। ऐसे जो मोस्ट कॉमन है, दैट वी विल use a lot or most frequently, that is called sinusoidal, so it will be something like this। ये जो
AC है, it will be positive negative so on, and ये AC को हम इसको एक साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास AC, क्लियर ना। DC में, DC का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो वैल्यू है कांस्टेंट होनी चाहिए, नो, इट कैन बी कांस्टेंट आल्सो एंड इट कैन बी फ्लक्चुएटिंग आल्सो, बट the important point here about DC is its direction must be constant. It should not like fluctuate positive negative like right left. That should not happen in case of DC, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल, दिस इज ए DC I T, तो ये simplest example of DC. Another is, let's say this is also DC I, but it's not constant, variable DC. This is also DC, ये भी कुछ साइन कोसाइन फंक्शन की तरह चेंज हो रहा है, बट यू कैन सी इट्स नेवर गोइंग टू नेगेटिव साइकिल, अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज इट्स अबव ऑरिजिन। सो ये मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव। दिस इज आल्सो I वर्सेस T, तो ये भी क्या है, दिस इज ए वेरिएबल और चेंजिंग DC। तो पहले आपको AC और DC में अंतर करना समझ में आना चाहिए। DC हालांकि अपन ने मोस्ट ऑफ द टाइम इसके बारे में पढ़ा है, तो DC के बारे में अभी अपन ने करंट, इलेक्ट्रिसिटी और है ना कैपेसिटर, ये लाइक उन सब में चैप्टर में आपने DC सोर्स के बारे में पढ़ लिया। DC सोर्स को एक लाइक डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट, मतलब कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंडक्टिव एलिमेंट्स के अक्रॉस जब अप्लाई करते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, दैट शुड बी आल्सो क्लियर टू यू ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं मेनली अबाउट AC। AC अपन को समझ में आ गया कि AC किसे कहते हैं, जस्ट वी आर क्लियर विद दैट पार्ट ओनली। अब ये एलिमेंट लाइक ये पावर सोर्स अगर एक रजिस्टर के अक्रॉस लगाया जाता है या एक इंडक्टर के अक्रॉस या एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो एलिमेंट कैसे बिहेव करेंगे, यहाँ पे एनर्जी कैसे डिसिपेट होती है, ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो इफेक्टिवली अपन जैसे उसमें बोल देते हैं ओके I करंट है टाइम T में, I² R विल बी द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर, टाइम T में एनर्जी कितनी डिसिपेट हो जाएगी, I² इंटू R इंटू T। तो वैसे ही इसमें कैसा होगा, इसमें कैसा होगा। सो दिस इज ऑल बीन। और वन मोर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इज दैट जैसे चीज़ें अपन DC में करते हैं, है ना, सिंपल एडिशन वगैरह ये सब चीज़ें, यहाँ मैथमेटिक्स भी अलग है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको इसका जो मैथमेटिक्स है ना वो नहीं समझ में आया तो ये समझ लो कि लाइक आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। पॉइंट इज दैट ये क्वांटिटीज डेफिनेटली वेक्टर नहीं है, पक्का है 100%, बट स्टिल वी कांट ऐड देम, वी कांट लाइक मल्टीप्लाई देम जस्ट लाइक एल्जेब्रिकली, ऐड तो नहीं कर सकते पक्का, इनको हम ट्रीट वेक्टर की तरह ही करेंगे, सॉल्व भी वेक्टर के रूल से करेंगे, तो ये मैथमेटिक्स इसका अलग है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मतलब ये सिंपल अपना लाइक मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, अंतर दोनों में AC और DC में अप टू हियर। ओके, सो नाउ वी आर मेनली और completely फोकसिंग ऑन अल्टरनेटिंग सोर्स और अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे एक जो मेजर है जो अपन बहुत स्टडी करते हैं इसमें, और यू कैन से कि मेनली स्टडी करते हैं, दैट इज साइनोसॉइडल। तो आइदर इट विल बी साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाता है आपका I0 इंटू साइन ऑफ समथिंग ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे ही EMF विल बी E0 इंटू साइन और कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस सम लेट्स से फाई 1। तो ये क्या है, करंट एंड वोल्टेज। यहाँ पे एक और चीज़ आपको पूछी जाती है, दैट इज एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। देखो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसका एवरेज वैल्यू तो आपको समझ में आता है कि कोई क्वांटिटी है वेरी कर रही है, तो एक ऑन एंड उसकी एवरेज वैल्यू मतलब एक जिसको अपन कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं, तो वो कितनी होगी एवरेज वैल्यू। तो तरीका रहता है कि अगर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू कुछ f(x) कोई फंक्शन है ना मैथमेटिक्स, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका रहता है y एवरेज इज गिवन बाई इंटीग्रल f(x) इंटू dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dx, जो भी तुम्हें जहाँ से जिस भी इंटरवल के लिए निकालनी है, तो x1 से x2, x1 से x2। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। अब इसके लिए ये ज़रूरी है आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक ना। ये जो फंक्शन है अपने साइन या कॉस जो भी फंक्शन है, इनकी एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए हमेशा 0 होती है, राइट। सो एवरेज वैल्यू
of sinusoidal function over a complete cycle will be always 0। एक साइकिल के लिए हमेशा 0 होगी। तो इसीलिए जो एसी में हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू के लिए, कभी भी हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू नहीं निकालते। तो यहाँ पे क्या होता है, वी नॉर्मली कैलकुलेट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल। और इसके लिए तरीका यही रहता है, ये अपना फंक्शन है, इसमें अपन इसको 0 to पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, और हाफ टाइम पीरियड तक बेसिकली डिपेंडिंग ऑन टाइम पीरियड की टर्म्स में जो भी तुम्हें दे रखा है फंक्शन, या कोई जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स की टर्म्स में, तो अपन आधे के लिए, हाफ के लिए करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट कैलकुलेशन, आई एम राइटिंग सो द एवरेज। सो इफ लेट्स से आई इज इक्वल टू सम आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इसका जो एवरेज वैल्यू आता है फॉर हाफ साइकिल, or you can write positive half cycle, then average is given by 2 I naught by pi. You should remember this result. तो ऐसे ही अगर अपने पास है let's say E is equal to E naught into cos of omega t, तो इसका भी एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल that is equal to E naught into 2 divided by pi, again exactly by solving with this method। एक तो हो जाती है एवरेज वैल्यू, जो कि ये आपको याद होनी चाहिए, सीधे सीधे चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अनदर पॉइंट इज RMS वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, सो सिमिलरली अगर ये कोई एक मैथमेटिकल लाइक अपने पास साइनसॉइडल करंट और वोल्टेज है, और मैं एक जनरल टर्म्स ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, देन रूट मीन RMS, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में RMS, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। तो ये क्या हो जाता है RMS वैल्यू। सो y, RMS वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया अपने पास एफ स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल जहाँ भी x1 से x2 डिवाइडेड बाई, तो ये क्या आ गया स्क्वायर का एवरेज इंटीग्रल dx x1 to x2, ये क्या आ गया स्क्वायर का मीन, रूट ओवर इट कंप्लीट इज कॉल्ड योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और RMS वैल्यू। होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हाउ वी कैलकुलेट इट। तो बेसिकली जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, तो एक सिंपल एप्लीकेशन। सो लेट्स से द वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू सम करंट और मे बी सम एनी लाइक इंसिडेंट, एनी इवेंट इज गिवन बाय 1, 2, दिस इज 1, 3, 2, लेट्स ये कितनी वैल्यू है अपने पास 5। तो इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू जो भी है लेट्स से आई विल एन, अगर ये नंबर है तो एन का एवरेज नंबर क्या आएगा, दिस इज 1 + 2 + 1 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई हाउ मैनी 5, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 5 दैट इज 9/5, दिस इज द एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होता है, एन RMS वैल्यू यहाँ पे किसका है, सिंपल है एवरेज लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे मीन ऑफ स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर करेंगे इसका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी 5। तो ये क्या होगा स्क्वायर का एवरेज मीन, रूट ओवर इट विल बी योर RMS वैल्यू। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो दिस कम्स आउट, ये आप सॉल्व कर सकते हैं 1 + 4 + 1 + 9 + 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ गया 4 9 18 19, so this comes out to be under root 19/5, and this is the RMS value of these 5 numbers.
क्लियर। तो कंसेप्ट, ये लॉजिक मतलब कि क्या है, कंसेप्ट क्या है, मतलब क्या है इनका, आरएमएस वैल्यू का और एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ये आपको समझ में आती है, आरएमएस वैल्यू मतलब कि स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का एवरेज और उसका रूट, दैट इज कॉल्ड योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ऐसे ही ये अपने पास अगर जो स्टैंडर्ड हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू सॉरी आरएमएस वैल्यू, ये आप नॉर्मली हम एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, बट आप लाइक यू कैन कैलकुलेट इट फॉर 2 cycle, complete cycle, or maybe half cycle also, but generally we calculate it conventionally for one cycle. So RMS value of current is comes out to be I naught by root 2, right? Similarly, if E is equal to E naught sine of omega t or maybe cos also, then RMS value of E is equal to E naught divided by root 2. So remember these things, these relations also. ये भी otherwise आपको जहाँ भी पूछे जाएंगे, another option is to calculate, and calculating will consume your time. So that's why it's always advisable for you people to remember these value. तो RMS value, एवरेज वैल्यू आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए. So ये यहाँ पे क्योंकि लाइक चीज़ें वेरिएबल हैं, इस तरह से बदल रही हैं, तो किन की टर्म्स में अपन बात करेंगे. तो हीट वीट वगैरह जब भी पूछी जाती है, लाइक अभी अपन देखेंगे आगे पावर डिसिपेशन, वी कैलकुलेट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू समथिंग. सो दैट्स वाई एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी नीड दीज वैल्यूज. Okay, see here are some questions based on RMS value and average value asked in previous NEET or medical exams. So the question one here, simple, straightforward, you can see it there. In an AC circuit, IRMS and I naught are related. Simple question, and option I think you should be able to answer that is straightforward. So RMS value क्या होता है, IRMS is equal to I naught by root 2. This is the answer, and that matches with the option D. Okay, so this is question number 1, and next question number 2. So here another question. In an AC circuit, an alternating voltage is given as 200 root 2 sine of 100 t volt is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad. The RMS will wait for it actually. You will need a capacitor, how it exactly behave. Let's see one more question actually here. The RMS value of potential difference V shown in the figure, you can see it there, is. तो यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझने वाला, डिफिकल्ट नहीं है बट इट्स. यहाँ पे तुम्हें एक वोल्टेज सोर्स फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है. इट्स गिवन लाइक दिस, अगेन लाइक दिस एंड दिस. ठीक है, दिस इज V नॉट एंड दिस इज T/2, दिस इज T 3T/2. तो RMS वैल्यू अपन एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखने का. ओके, आई मीन लाइक क्योंकि यहाँ पे अगर आप RMS वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करोगे तो चीज़ें अलग आ जाएंगी. हालांकि आप साइनसोइडल फंक्शन में हाफ साइकिल के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो स्टिल यू विल गेट सेम आंसर. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि अगर आपकी चीज़ें सिमेट्रिकल हैं, यूनिफॉर्म हैं, लाइक इस तरह से, तो हाफ के लिए. अदरवाइज इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कैलकुलेट RMS वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल और वन साइकिल. तो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है V नॉट, उसके बाद क्या है 0, तो एक टाइम के लिए. तो पहले इसका स्क्वायर का मीन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा V नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टाइम T/2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई टाइम T/2. यहाँ से यहाँ तक का दिस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T, स्क्वायर का मीन एंड रूट ओवर इट, राइट, विल गिव यू VRMS. तो ये कितना आ गया, देखो ये तो 0 है पूरा, TD कैंसिल हो गया एंड दिस कम्स आउट टू बी V नॉट बाई रूट 2. सो VRMS is equal to V नॉट बाई रूट 2. सो दिस विल मैच विद ऑप्शन C. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सिंपल, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आती है कि मतलब क्या है इनका RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, राइट. ओके, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस AC चैप्टर इज फेजर डायग्राम. ये समझ लो, ये इसका बैकबोन है. और मैथमेटिकल टूल तो आपको पता है मैथमेटिकल टूल में कि अगर आपको मैथमेटिकल टूल नहीं आते तो आपको सब कुछ आते हुए भी आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते. सो एक्जेक्टली सेम थिंग इज हियर. फेजर डायग्राम इज सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल टूल अबाउट दिस चैप्टर. बताते हैं ये है क्या. तो फेजर क्या है बेसिकली, फेजर का मतलब होता है एक रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है ना. बट यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट में बात करें तो हमारे पास तो कोई वेक्टर नहीं है,
अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, नन ऑफ देम इज ए वेक्टर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, इंडक्टेंस, भाई कुछ भी तो वेक्टर नहीं है, दैट्स ट्रू। बट स्टिल यहाँ पे ये चैप्टर में हम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यही मेथड है, यही बेस्ट मेथड है, समझ में आ रही चीजें। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं वो पक्का वेक्टर नहीं है, फिर भी उनको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और वेक्टर के हिसाब से ही उनकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अपने पास है I इज इक्वल टू समथिंग I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये है, इस क्वांटिटी को बोलते हैं इसका फेज, ठीक, ये हो जाता है इसका एम्पलीट्यूड। अब देखो, अगर टाइम बदलेगा, t इक्वल टू 0 पे फेज क्या हो गया, 0। जैसे जैसे टाइम बदलेगा, बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, फेज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है, फेज, अब ये जो फेज है, क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम क्या है, इसी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सच दैट इट्स एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और ये जो फेज है वो एंगल डिनोट करता है एक्स एक्सिस से, understanding it. So phase, it will be angle from x-axis, or I amplitude is giving you the length of phasor, ठीक है। और यहां पे क्योंकि देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज is taken as positive, that is direction is taken as positive, clear, okay। तो इस सिचुएशन में देखो ये क्या हो गया, I नॉट इसका एम्पलीट्यूड, ये क्या हो गया, फेज, दैट इज ओमेगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो एम्पलीट्यूड तो इसका चेंज नहीं होने वाला, ओमेगा टी क्या होगा, फेज अगर 0 है पाई बाई 2 होगा, फिर पाई होगा, फिर 3 पाई बाई 2 होगा, फिर पाई 2 पाई हो जाएगा, तो दिस विल कीप ऑन रोटेटिंग, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या होगा, दिस विल रिप्रेजेंट ए रोटेटिंग वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी अपन और इसका लेंथ तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये फेज ओमेगा टी फेज हो गया, फेज एंगल, इसको अपन मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अंडरस्टैंडिंग इट। सो दिस इज वन थिंग। अब इसमें क्या हुआ, अगर दूसरी क्वांटिटी हमारे पास ऐसे है, लेट्स से E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहां पर देख सकते हैं कि इसका फेज क्या है, फेज एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये क्या आ रहा है, डेफिनेटली फाइव एंगल से आगे है, सही ना। आगे का मतलब क्या होगा, इसको फाइव एंगल ज्यादा, तो ओमेगा टी प्लस समथिंग फाइव, डिपेंडिंग ऑन इसका, अगर ये ई नॉट का मैग्नीट्यूड एक्जेक्टली आई नॉट के बराबर तो एक्जेक्टली इतना ही आ जाएगा, अगर छोटा है तो कुछ इधर आ जाएगा, बड़ा है तो इधर आ जाएगा, लाइक दिस। तो दिस इज योर ई नॉट, इसकी लेंथ हो गई, और इसका फेज हो गया ये ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ में आया। तो ये भी क्या होगा, एक रोटेटिंग वेक्टर होगा इस तरह से, always anti-clockwise direction is taken as positive. This representation is called phasor diagram. Phasor diagram. Clear? इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में फेज डिफरेंस तो आपको समझ में ही आता है ना, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसका फेज माइनस इसका फेज, तो दैट डेल्टा फाइव इज कमिंग आउट टू बी 5, क्लियर। एंड जिसका फेज ज्यादा हो उसको अपन बोलते हैं दैट इज द लीडिंग क्वांटिटी, क्लियर। तो यहां पे फेज किसका ज्यादा है, ई का ज्यादा है, सो हियर आई कैन राइट ई इज लीडिंग और वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय फेज एंगल ऑफ फाइव, तो लीडिंग का भी। और यहाँ पे इनका प्रोजेक्शन आप ले सकते हैं, तो इनका ये क्या होगा, एक साइन कॉस का फंक्शन है। तो देखो अगर करंट हमारे पास इस तरह से है, जस्ट वेट, करंट साइनोसॉइडल फंक्शन है, सो अगर मैं करंट को ऐसे ड्रॉ करता हूं, करंट इज दिस लाइक दिस, ठीक है ना, दिस इज व्हाट I इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी
तो इसका फेस क्या है और आगे है क्लियर इसका तो ये तो क्या होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर डिपेंडिंग ऑन इट्स समथिंग लाइक दिस। ये क्या होगा दिस यू कैन सी कि जहां पे करंट थोड़ी देर बाद पहुंचेगा वो यहाँ पे पहले ही पहुंच चुका है। सो हियर यू कैन सी दिस इज योर E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई दिस इज लीडिंग। सो E is leading current by phase angle of phi. Hope it should be clear. देखो सिंपल पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे साइनोसॉइडल क्वांटिटीज हैं कौन सी हैं मेनली करंट एंड वोल्टेज और EMF वोल्टेज बेसिकली। तो ये डेफिनेटली 100% वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है फिर भी हम इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन का तरीका है। इसके अलावा और अच्छा कोई मेथड हमारे पास है नहीं। तो अब उसमें करते क्या है इनका एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम क्या है इसके मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड को अपन एक वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं फेज को अपन एंगल एक्स एक्सिस से और ये फेज देख सकते हो कि टाइम के हिसाब से चेंज होगा तो दैट्स व्हाई इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड योर फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है लीडिंग और लैगिंग ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं कि आप बोल सकते हो कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दिस E is leading the current by phase angle phi या फिर आप ऐसे बोल सकते हो करंट इज लैगिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बाय ए फेज एंगल ऑफ फाई। करंट क्या है पीछे और वोल्टेज क्या है आगे। तो ये एक ही बात है कि E is leading the current by phase angle मतलब E I से फाई से आगे है या फिर करंट EMF से और पोटेंशियल डिफरेंस से फाई से पीछे है एक ही तो बात है दोनों। सो दैट इज द मीनिंग। और अनदर थिंग हियर इनका एडिशन वगैरह यहाँ पे देखो करंट और वोल्टेज को तो अपन ऐड कर ही नहीं सकते बिकॉज वो तो अलग अलग क्वांटिटीज हैं लेकिन हमारे पास दो करंट हैं या दो वोल्टेज हैं तो उनको अपन ऐड कर सकते हैं एंड द एडिशन विल बी ओनली डन विथ वेक्टर एडिशन ठीक है ना। मैं ये भी आपको चीजें देखो बता देता हूँ। तो हमारे पास ये फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गया एंड लेट्स से वी हैव टू क्वांटिटीज। सो अगर मैं लिखता हूँ एक ये हो गया लेट्स से E1 is equal to E naught sin of omega t और दूसरा ये हो जाता है E equal to E naught sin of omega t plus 1। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा will be here this will be E resultant और जैसे ये क्या हो गया ओमेगा टी ये क्या हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव दोनों के बीच में फेज एंगल कितना हो गया फाइव। समझ पा रही चीजें दोनों के बीच का फेज एंगल फाइव। तो इनका जो रिजल्टेंट लिखेंगे E रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट ठीक है मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा कुछ E रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा E रिजल्टेंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम थीटा और थीटा क्या है दिस विल बी योर ओमेगा टी प्लस थीटा फ्रॉम फेज क्लियर। और दूसरी बात यहाँ पे जो E रिजल्टेंट आएगा वो कहां से आएगा दैट विल बी अंडर रूट देखो अगर मैं इसको थोड़ा E नॉट 1 ले लेता हूं इसको E नॉट सॉरी E नॉट 1 एंड E नॉट 2 ये आ जाएगा E नॉट 1 का होल स्क्वायर E नॉट 2 का होल स्क्वायर टू E नॉट 1 E नॉट 2 इनटू cos ऑफ फाई क्या है दोनों के यही तो वेक्टर एडिशन से आता था रिजल्टेंट अपना। अगर दो वेक्टर है A और B दोनों के बीच में एंगल फाई है तो अपन क्या लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। क्लियर ना एक्जेक्टली सेम थिंग है। यहाँ पे रिजल्टेंट कहां से आ रहा है वेक्टर एडिशन से। ये अपने पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी इसका फेज क्या आ है कुछ थीटा और यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू व्हाट e नॉट 2 इनटू sin फाई डिवाइडेड बाय e नॉट 1 प्लस e नॉट 2 इनटू cos फाई। तो ये सब एग्जैक्टली क्या है वेक्टर एडिशन का ही कंसेप्ट है तरीका है वो अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फेजर डायग्राम। थोड़ी सी चीजें और इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको डिफरेंट एसी सर्किट्स के लिए दैट विल मेक इट इवन बेटर इवन क्लियर। बट फिर भी आपको फेजर का मतलब क्या है फेजर डायग्राम क्या है कैसे ड्रॉ करते हैं एंड लीडिंग लैगिंग दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर अप टू हियर।
Okay, so next power in an AC circuit. Power भी यहाँ पर different तरीके से कैलकुलेट की जाती है और let's see that how we calculate actually. तो यहाँ पे let's say कि this is a I equal to I naught sine of omega t current in an AC circuit and its phase is omega t and voltage or EMF I can is equal to E naught into sine of some omega t plus phi. Then phase difference between voltage, phase difference between voltage and current, alternating current, right? That is equal to how much? This minus this, that comes out to be 5. यहाँ पे power जो instantaneous power लिखेंगे, instantaneous that will be equal to E into I and that is equal to E naught sine of omega t plus phi and I naught sine of omega t. तो ये तो हो जाता है इंस्टेंटेनियस पावर, बट हमें नॉर्मली इंस्टेंटेनियस पावर की जरूरत नहीं पड़ती और रेयरली ही कैलकुलेट किया जाता है. अगर कभी जरूरत पड़े देन दिस इज हाउ यू बी कैलकुलेटिंग इंस्टेंटेनियस पावर. So most of the time we calculate average power, P average, and this by simplifying it, expanding and all that, doing calculation. तो वहाँ का उनका एवरेज वगैरह लेकर के writing the result directly, we get it actually E naught into I naught by 2 into cos of phi. So this is the average power in a circuit. यहाँ पे cos phi क्या है? Phase difference. ये हो जाएगा basically omega t plus phi. And the phase difference between E and I is phi. Phi का मतलब क्या है? Phase difference. And this cos phi is defined as power factor. Power factor. तो अगर phase difference current और voltage के बीच में phi है, then cos of phi is called. If phi is the phase difference between I and E, then cos phi is called power factor. ठीक है ना? तो cos phi को क्या बोलते हैं? Power factor. And this is so average power is E naught I naught by 2 into cos phi. Clear? Depending on अब यहाँ पे देखो अभी आपको मे बी चीजें लाइक थोड़ा सा इशू के अपने कुछ केसेस ज्यादा डिस्कस नहीं किए तो मे बी एग्जैक्टली हाउ बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच कैपेसिटिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड देन आरएल, आरएलसी एंड एलआर ऑलराइट. तो वहां पे आपको बताएंगे कि लाइक कैसे अपन कॉस फाई निकालते हैं, व्हाट इज ई नॉट आई नॉट एंड ऑल दैट. इसको हाँ थोड़ा सा और अपन रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं. सो पी एवरेज इज रिटन एज ई नॉट by root 2 into I naught by root 2 into cos phi, and this is also equal to E RMS into I RMS into cos of phi. That is also so average RMS value की terms में this, and this is in terms of peak value of current and voltage, and cos phi is the power factor. Let's see some application, some question which has been asked in previous exam. So question 1, let me just erase this board. Okay, so the question number 1, you can see it there. In an AC circuit, the EMF E and the current I at any time instant are given respectively. So ये तो simple straightforward question है. E is given by E naught sine of that you can see there omega t, और current है I is equal to I naught sine of omega t minus phi, not plus phi, minus phi. So this is the average power in the circuit over one cycle of AC is. So this is straightforward formula based problem. So यहाँ पे क्या रहता है, अपन को सीधा सीधा मालूम है average power is equal to what? E naught I naught by 2 into cos of phi, because phase difference between these two is phi. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, वी जस्ट नीड फेज डिफरेंस. अंडरस्टैंडिंग? So this is the average power and it matches with option number A. Clear? Okay, question number next. Here we have another problem. Just wait.
Okay, so next one is, in an AC circuit, the current flowing is given by I equal to 5 sine of 100t minus 5 by 2 ampere, and potential difference is V equal to 200 sine of 100t volt. The power consumption is equal to, so यहाँ पे देख सकते हो, like question should be visible to you. So I is given as 5 sine of 100t minus 5 by 2, and V is equal to 200 sine of 100t. Clear? Now tell me, what is phi here? Phase difference between these two, that is equal to pi by 2. ये क्या हो गया? I naught, this is V naught. So average power क्या लिखेंगे? Simply this is 5 into 200 multiplied divided by 2 into cos of phi is pi by 2. ये तो वैसे सीधा भी आंसर अपन कर सकते थे, बट स्टिल आई एम डूइंग इट प्रॉपर स्टेप बाय. तो यहाँ पे देख सकते हैं cos pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट विल बी 0. तो यहाँ पे देख सकते हैं चीजें आसान आसान. दीज आर like questions from previous medical exams, and so that is how you should be in position to calculate the average power. Let's continue with the next circuit. Okay, next let's talk about how each circuit element we have when AC power source or AC supply is connected across it. तो बात करते हैं अभी रेजिस्टेंस की. मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है and AC supply is connected across it. In this situation current will be there. KVL आप यहाँ पे लगाते हैं तो वही same E naught sin of omega t minus IR equal to 0. I अपने पास आ जाता है E naught sin of omega t divided by R, और इसको लिख सकते हैं I is equal to I naught into sin of omega t. So this is current. Very important thing here we can see is that अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये आ गया E equal to E naught sin of omega t, and current will be also equal to I is equal to I naught sin of omega t. Means both current and voltage are in same phase. Here both E and I are in same phase. Clear? Right? अब देखो यहाँ पे अभी अपन बताए थे पावर वगैरह की हमने बात की थी, तो इसमें पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पे फाई की वैल्यू तो हो गई 0. पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi that is equal to cos 0. This is equal to 1. तो यहाँ पे पावर जो डिसिपेट होगी एवरेज, that can be written as simply E naught into I naught. This is the average power dissipated in divided by 2 in an purely resistive circuit. जो पॉइंट आपको याद रखने का है, this is your resistive purely resistive circuit connected. Both current and voltage are in same phase. तो दोनों सेम ही डायरेक्शन आ जाएंगे. Phase difference between them is 0 and power factor will be equal to 1 and power average dissipated is this. ये चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, ये आपको याद भी रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब ये ऐसे ही नेक्स्ट इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं इंडिविजुअली, लेट्स टॉक अबाउट. ओके, सो नेक्स्ट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट और इंडक्टर. तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही E naught sin of omega t minus I di by dt, and simplifying all that, so we get actually E is equal to E naught sin of omega t. ये आ जाता है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, and current in this case it comes out to be E naught divided by omega L, omega into L into it comes either sine of omega t plus minus pi by 2 or E naught by omega L into cos of omega t. तो यहाँ पर जो important point है वो ये है. देखो फर्स्ट थिंग इज इसका फेजर डायग्राम. तो यहाँ पे जो E है, all it is leading basically this EMF in case of inductor leads the current by a phase difference of pi by 2. Okay, let me do it just it's one step I'm skipping here. So there was some error also there. तो यहाँ पे क्या होगा? KVL लगा करके ये लिख सकते हैं E naught into sin of omega t minus L di by dt equal to 0, and simplifying it, L di equal to E naught into sin of omega t into dt. Integrating it we get I equal to E naught minus divided by L omega into cos of omega t plus C, and taking this I average equal to 0 implies C equal to 0. ठीक है ना? तो
तो अपने पास करंट आ जाता है I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज राइट। अब यहाँ पे देखो जो फेज है इनको अगर हम देखते हैं तो इसके और इसके बीच में ये क्या होता है, बेसिकली यू कैन राइट इट I इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, तो या तो बोलोगे कॉस, सिंपल कॉस क्या होता है, पाई बाय 2 से आगे होता है, ए प्लस तो मतलब 3 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब ये आइदर कॉस इज लीडिंग दिस बाय 3 पाई बाय 2, और इसी को हम दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं, आई मीन लाइक दिस कैन बी रिटन एज बेसिकली साइन ऑफ I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और दिस इज आल्सो इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। तो ये दोनों एक ही बात है, मतलब या तो ये पाई बाय 2 से पीछे है इससे, या फिर ये 3 पाई बाय 2 से आगे है। मींस करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 3 पाई बाय 2 और करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय पाई बाय 2, दैट मींस सेम थिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे अपन नॉर्मली फेज को छोटा जो एंगल होता है उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते होते हैं, अदरवाइज बोथ आर मीनिंग सेम थिंग। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, इफ दिस इज E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, देन IL will be equal to I naught into sine of omega t minus pi by 2। तो ये क्या हो गया, this is lagging behind। ये फेज का रिलेशन समझना आपको बहुत जरूरी है। so phase difference between I and E, तो phi कितना हो गया, pi by 2। current lag behind E by pi by 2, इसको आप ये भी बोल सकते हैं करंट लीड वोल्टेज बाय 3 पाई बाय 2, दैट इज आल्सो सेम मीनिंग। तो यहाँ पे देखो कॉस पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस पाई एंड दैट इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2। तो पावर फैक्टर हो गया यहाँ पे 0, मींस इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट नो एवरेज पावर इज डिसिपेटेड। इन प्योरली inductive circuit, average power dissipated is 0। क्लियर, ये चीज है। यहाँ पे आप इनको लाइक ड्रॉ भी कर सकते हैं, सो आई कैन लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। तो इनका जो फंक्शन होगा विद टाइम, ये तो क्या होगा साइन, it is like this। अगर ये प्लस कॉस होता, यस प्लस कॉस होता, then it will be starting from here leading by pi by 2, but माइनस है तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब एग्जैक्टली ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। So in this situation now it will be starting from this extreme and I hope yes it will be like this। तो ये हो जाता है, this is E equal to E naught sine of omega t and this is I equal to I naught into cos of omega t plus pi कर दो, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ सिंपली माइनस। और यहाँ पे I naught is equal to what, E naught divided by omega l, right? This can be raised। phase difference between ये phasor diagram, this is phasor diagram, very important। याद रखने का कि कौन लीड करता है, कौन किधर आता है। so voltage lead the current across inductor by phase angle of pi by 2, this is also meaning same। and power factor यहाँ पे क्या हो गया 0 because phase difference is pi by 2, understanding। and here we define this omega l is equal to xl, this is called reactance or inductive reactance, and unit of omega l equal to xl is ohm।
ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मतलब ये समझ लो कि ये एक इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, बट there is no power dissipated in inductor. So that's why we call it different term, and that is called inductive reactance denoted by term XL. Hope it should be clear to you about inductor. Next is capacitor. Okay, next is purely capacitive circuit. तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कैपेसिटर है, charge at some time is Q. तो यहाँ पर भी again by KVR, so Q minus this is by C equal to E naught into sin of omega t, right? Q आ जाता है, Q is equal to C E naught into sin of omega t, and then current is equal to same. This is a C omega E naught into cos of omega t. Clear? So first thing is here current is leading the voltage. Phasor diagram. Because this can be written as I is equal to C omega E naught into sin of omega t plus pi by 2. मतलब यहाँ हो गया, if this is E equal to E naught sin of omega t, then current will be here. IC is equal to I naught into sin of omega t plus pi by 2. लीड कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ये E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है तो I हो जाएगा like this, means it will be leading by, this is I equal to I naught into sin of omega t plus pi by 2. This call is I naught into cos of omega t. So in case of capacitor, like a purely capacitive circuit, current leads voltage by phase angle of pi by 2. तो यहाँ पे phi कितना आ गया? Pi by 2. Clear? Power factor मतलब कितना आ गया? Power factor is cos phi by 2, that is equal to 0. So means average power dissipated in purely capacitive circuit is also 0. P average is also 0 in purely capacitive circuit. Understanding? यहाँ तक समझ में आती चीजें. So current, voltage, lead and lag, ये समझ में आ गया. फेजर डायग्राम, दिस शुड बी आल्सो क्लियर. एवरेज पावर डिसिपेटेड. एक और चीज यहाँ पे भी देख सकते हैं, I is coming out to be basically C omega E naught. मैं बोलूँ I naught. इसको मैं लिख सकता हूँ E naught divided by 1 by C omega. And यहाँ पे ये 1 by C omega is written as XC. This is called capacitive reactance. Again, just like inductive reactance. And this is equal to 1 by C omega, and इसका भी यूनिट मेजर्ड इन ओम. तो ये भी एक कैपेसिटिव सर्किट का AC सप्लाई के लिए रेजिस्टेंस है, बट वी मेजर, वी कॉल दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस. यूनिट इज एग्जैक्टली ओम एंड इट्स इक्वल टू दिस. तो पॉइंट फेजर डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए. कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, कितने एंगल से लीड करता है वो समझ में आना चाहिए. पावर फैक्टर क्या है ये आपको याद रहना चाहिए, है ना. ये डायग्राम, फेजर डायग्राम, दैट शुड बी आल्सो क्लियर. दिस and the average power dissipated and this reactance, current, voltage. So this is all about your purely capacitive circuit.